नमस्कार बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पाठ का नाम क्या है? भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। पहली बात तो हम पाठ को पढ़ने से पहले हमें इनका मतलब पता होना चाहिए कि पाठ जो दिया हुआ है, पाठ का जो नाम है उसका मतलब क्या है, उसे कहते क्या है। तो पाठ का नाम क्या है? भाषा। पहले हम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण है। पहले तो हमें भाषा का मतलब पता होना चाहिए। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भाषा क्या होती है। तो क्या होती है? जब हम अपने विचारों का, अपने भावनाओं का एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं तो वो क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। माने जिसके द्वारा हम अपने भावनाओं को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। तो ये समझना और समझाना दोनों रूप क्या कहलाते हैं? भाषा के मतलब भाषा कहलाता है। ठीक है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? भाषा। तो भाषा का मतलब समझ आ गया बच्चों। आगे है बोली। तो बोली में भी बोली है होती तो वही है कि हम उस बोली में भी अपनी विचारों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन बोली और भाषा में अंतर है कि जो भाषा का क्षेत्र होता है वो बड़ा होता है, विशाल होता है, यानी कि भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। और जो बोली होती है वो स्थानीय होती है, यानी कि कुछ कुछ क्षेत्र के डिफरेंस में वो बदल जाती है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूरी में जो बोली में, हमारे लहजे में, हमारे बोलने के जो स्टाइल होता है उसमें परिवर्तन आता रहता है। तो बोली का जो क्षेत्र होता है वो संकुचित होता है और भाषा का क्षेत्र विशाल होता है। तो भाषा और बोली दोनों में मतलब समझ आ गया कि भाषा बड़े क्षेत्र में, बोली छोटे क्षेत्र में, और बोली थोड़ी थोड़ी दूरी पर जो है परिवर्तित होती रहती है। तो भाषा और बोली का मतलब समझ आया, डिफरेंस भी पता चल गया। अब देखिए लिपि। लिपि का वैसे अगर इसका केवल एक शाब्दिक अर्थ माने तो लिपि का मतलब होता है चिन्ह। और लिपि कहते किसे हैं? तो जिन चिन्हों के द्वारा हम अपनी भाषा को लिखित रूप देते हैं वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। यानी कि लिखने के ढंग को, लिखने के तरीके को, लिखने की विधि को क्या कहेंगे? हम लिपि कहेंगे। ठीक है, तो बताना। और हमारे हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। समझ गए? आगे अब देखो, भाषा का मतलब भी हमें समझ में आ गया, बोली का भी आ गया, लिपि का भी आ गया। अब व्याकरण। व्याकरण तो इन सब का जो है बेस है, इन सब का आधार है। व्याकरण वह है, व्याकरण का मतलब हमें पहले पता होना चाहिए कि व्याकरण वह शास्त्र है, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। जब हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है तो वो क्या कहलाती हैं? व्याकरण कहलाता है। समझ गए कि भाषा के सही रूप का, व्यवस्थित रूप का हमें ज्ञान कौन करवाता है? हमारा व्याकरण करवाता है। जैसे गाड़ी पर सड़क जा रही है। ठीक है, अब क्या इसका कोई मतलब निकल रहा है? तो ये भाषा का कैसा रूप हुआ? अशुद्ध हुआ। सही क्या होना चाहिए था कि सड़क पर गाड़ी जा रही है। तो ये शुद्ध रूप का जो ज्ञान करवाता है, सही गलत की जो भाषा में पहचान करवाता है, वो कौन करवाता है? व्याकरण करवाता है। तो इसीलिए हमें कोई भी भाषा सीखने से, समझने से और उसका व्यवस्थित और सही रूप सीखने के लिए हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? व्याकरण की। ठीक है, तो चारों का आपको मतलब समझ में आ गया कि ये क्या होती हैं? भाषा क्या होता है, बोली क्या होता है, लिपि और व्याकरण, चारों का मतलब समझ में आ गया। तो अब हमें पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? भाषा। तो हमें भाषा का मतलब समझ में आ गया। अब हमें पता होना चाहिए कि भाषा के जो रूप हैं वो कितने हैं। तो भाषा के कितने रूप हैं बेटा? अगर वैसे पूछा जाए कि भाषा के कितने रूप है तो मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप माने जाते हैं। दो ही रूप को जो है मान्यता दी गई है। कौन कौन से? मौखिक और लिखित रूप। मौखिक जो हम वर्बली बोलते हैं, लिखित जो हम रिटन में।
ठीक है, लिख कर। मौखिक जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान दूसरे के सामने मुंह से बोल कर करते हैं तो क्या कहलाता है, मौखिक। जैसे आप स्कूल में वंदना करते हैं, भाषण देते हैं, कविता सुनाते हैं, गायन करते हैं, गीत सुनाते हैं, कथन बोलते हैं, तो ये सारी क्या होती हैं, भाषा का कौन सा रूप हुआ, मौखिक। अब है भाषा का लिखित रूप। लिखित रूप का मतलब है जब हम अपनी बातों को बोलने की बजाय लिख कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिख कर अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, तो वो लिखित होता है। अब लिखित भाषा को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा प्रमाणिक माना गया है। क्यों? क्योंकि लिखित रूप जो है भाषा का स्थायी रूप माना गया है। अब स्थायी क्या होता है, परमानेंट। परमानेंट क्यों? कि जैसे हमने कोई बातें आज बोली हैं वो आप कितना टाइम तक याद रखते हो, कुछ टाइम आपने याद रखा फिर आप भूल गए। लेकिन लिखित में अगर कोई चीज़ दे दी जाए तो वो आपके पास संभल के, आप उसको संभाल कर रख सकते हो, जब भी आप भूल जाओ तो दोबारा उसको रीड कर सकते हो। तो ये भाषा का लिखित रूप स्थायी, इसलिए भाषा के लिखित रूप को स्थायी माना गया। अब जैसे हमारे बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, अन्य हमारी पुस्तकें हैं। अब देखो हमारा संविधान है, इतना बड़ा संविधान है, उसमें ढेर सारे नियम हैं और वो 1950 में हमारे पास आया था। अगर वो मौखिक होता तो क्या सारे नियम हमें याद होते? वो रिटन में है, लिखित रूप है उसका हमारे पास, तो इसीलिए हमें वो सारी बातें टाइम टू टाइम याद भी रहती हैं। और हम याद ना रहे तो हम उसकी लिखी हुई जो प्रतियां हैं उनमें पढ़कर वो जान सकते हैं। तो इसीलिए लिखित भाषा को क्या माना जाता है, प्रमाणिक माना जाता है। ठीक है, धार्मिक शास्त्र, संविधान, अन्य और पुस्तकें, आपकी आप जो क्लासेज में पुस्तकें पढ़ते हो वो, तो ये कौन सा रूप हुआ, हमारी भाषा का लिखित रूप हुआ। तो आपको मौखिक रूप भी समझ आ गया, लिखित रूप भी समझ में आ गया। आप दोनों का डिफरेंस, जब हमें किसी चीज़ का मीनिंग पता हो तो हम डिफरेंस तो खुद ही निकाल सकते हैं। अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है कि मौखिक जो रूप होता है वो अस्थायी होता है, वो लचीला होता है। लचीला माने परिवर्तनशील होता है, उसमें स्थायी जो, लेकिन लिखित भाषा का जो रूप होता है वो स्थायी होता है, यानी कि परमानेंट होता है। और उसके द्वारा हम अपने जो हमारे रीति रिवाज हैं, हमारी परंपराएं हैं, हमारे नियम हैं, उनको भी हम लिख कर सहेज कर रख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, मौखिक और लिखित भाषा में आपको अंतर समझ आया। अब है उपभाषा। उपभाषा का अगर हम वैसे ही सामान्य अर्थ देखें तो भाई ये उपभाषा का जो क्षेत्र होता है भाषा से थोड़ा सा छोटा और बोली से थोड़ा बड़ा होता है। यानी कि भाषा और बोली के जो बीच का होता है भाषा, वो क्या कहलाती है, उपभाषा। भाषा का आंचलिक रूप बोली कहलाता है। आंचलिक क्या होता है, पारंपरिक या स्थानीय या प्रांतीय, यानी कि मैंने अभी बताया था ना, छोटे छोटे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है और थोड़े से क्षेत्र के बाद वो परिवर्तित हो जाती है भाषा का रूप, तो वो क्या कहलाता है, बोली कहलाता है। जब किसी बोली में साहित्य सृजन होने लगता है तब उस बोली को उपभाषा कहते हैं। अब देखो, किसी भी बोली में किसी भी साहित्य, यानी कि जो पुस्तकें होती हैं, जो कविताएं होती हैं, जो उपन्यास होते हैं, कहानियाँ होती हैं, निबंध होते हैं, वो कभी भी बोली में नहीं लिखे जाते। लेकिन जब किसी बोली में, अगर किसी बोली में ऐसे साहित्यों की रचना कर दी जाए, पुस्तकें लिखी जाएं, कहानी, स्टोरी, उपन्यास, ये सब चीज़ें लिखी जाएं, तब उसको बोली नहीं माना जाता। तब उसको क्या कह दिया, किसका दर्जा मिल जाता है, उस बोली को उपभाषा का दर्जा मिल जाता है। जैसे इसने बताया मागधी, बघेली, ब्रिजभाषा, अवधी, वैसे पहले ये बोलियां थी, लेकिन इनमें जैसे ही साहित्य की रचना हुई तो इनको किसकी उपमा मिल गई, उपभाषा की। तो उपभाषा का मतलब समझ में आ गया आप सभी को कि उपभाषा क्या होती है। जब भी किसी बोली में साहित्य सृजन होता है, निर्माण करना, साहित्य लिखे जाते हैं, तो वो बोली क्या कहलाती है, उपभाषा कहलाती है। समझ आया, आ गया भाई सभी को। अब देखो, हिंदी की बोलियों को 5 भागों में बांटा गया। हिंदी की जो बोलियां हैं उनको कितने भागों में विभाजित कर दिया गया। हमारी जो अभी बताया ना मैंने, बोली जो थोड़े थोड़े दूर, थोड़े थोड़े क्षेत्र में परिवर्तित होती रहती है, वो बोली होती है। तो हिंदी बोली को कितने भागों में बांटा है, 5 में। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और
पहाड़ी हिंदी। इनको आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, इसीलिए आज हमने केवल पढ़ा, भाषा पढ़ा, हमने लिपि पढ़ा, हमने बोली पढ़ा, हमने और भाई व्याकरण पढ़ा। भाषा के दोनों जो मुख्य रूप हैं मौखिक और लिखित, ये हमने पढ़े। उपभाषा हमने पढ़ी, बोली हमने पढ़ी, मौखिक और लिखित भाषा में अंतर हमने समझा। तो ये सारे जितने भी अभी मैंने रिपीट किए हैं, दोहराए हैं, इन सब की डेफिनेशन यानी कि परिभाषा और इन सब का मतलब आपको याद होना चाहिए। जब हम ऑनलाइन क्लास जिस दिन हमारी होगी उस दिन मैं आपसे इनकी डेफिनेशन सुनूंगी और इनका मतलब क्या होता है वो सब सुनूंगी। एक और रह गया बेटा भाषा का, जो इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन उसका भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। भाषा का एक अन्य रूप माना जाता है सांकेतिक रूप। समझ गए? सांकेतिक रूप क्या होता है कि जब हम अपनी भाषा, अपने विचारों को ना तो बोलकर और ना ही हम लिखकर प्रकट करते हैं, तो एक अन्य ही माध्यम होता है जिसके द्वारा हम अपनी भाषा को दूसरों के सामने पहुंचाते हैं, अपने विचारों को, तो वो क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। सांकेतिक माने इशारों की। जैसे आप के पेरेंट्स आपके ऊपर किसी बात पर गुस्सा हैं तो वो नहीं बोलते, आंखें ऐसे ज़्यादा बड़ी बड़ी करके आपकी तरफ देखते हैं या उंगली से इशारा करते हैं, तो ऐसे आप समझ आ जाते हो कि मम्मी पापा गुस्से में हैं। ठीक है। ऐसे ही जो हमारे जो ये चौराहों पर खड़े होते हैं, ये भी जैसे गाड़ियों को आने जाने के लिए बताते हैं, तो ये इशारों से बताते हैं। स्टेशन पे जो झंडियाँ होती हैं वो भी हमें, लाल हरी झंडी होती है, वो भी हमें सिग्नल देती है कि अब गाड़ी आने का समय हो गया या गाड़ी अब जा चुकी है। ऐसे ही रेड लाइट, ग्रीन, येलो लाइट भी हमें इशारे देती है। तो ये सारी कौन सी भाषा है? सांकेतिक, जिसमें बोलने की जरूरत नहीं होती, ना ही लिखने की होती, केवल इशारों के माध्यम से अपनी बातें समझाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? सांकेतिक। मुख्य तौर पर इनको कौन यूज करता है? जो मूक और जो मतलब बहरे और गूंगे होते हैं। मूक माने जो बोल नहीं सकते, गूंगे और बहरे जो होते हैं उनके द्वारा मोस्टली, मुख्यतः, अधिकांश जो है ये भाषा यूज की जाती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स रह गए वो हम समझेंगे। धन्यवाद।